यहाँ आपको संपादक संपादक है बेलगाम खनन माफिया कैसे हो दुस्साहस का दमन। बेलगाम खनन माफिया का आपको है, देखिए बेलगाम खनन माफिया कैसे हो दुस्साहस का दमन। देखिए इस देश में शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध खनन ना होता हो। ऐसी देखिए स्थिति यह है कि देश की राजधानी में अरावली की कई पहाड़ियां अवैध खनन का अनुरूप होती जा रही है। ऐसा तब है जब ये पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अवैध खनन में लिप्त माफिया तत्वों को दुस्साहस किस हद तक बढ़ गया है, इसका ताजा प्रमाण है कि हरियाणा के देखिए हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचल कर हत्या हो गई। कानून के शासन को खुली चुनौती देने वाली इस घटना की भर्त्सना करना और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का वचन देना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इसकी है कि खनन माफिया के दुस्साहस का दमन करने के साथ उन कारणों की तक भी जाया जाए जिनके चलते तमाम रोक के बाद अवैध खनन होता रहा। यह समस्या केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। देश में शायद ही कोई राज्य हो जहाँ अवैध खनन ना होता। देखिए स्थिति यह है कि देश की राजधानी में अरावली की कई पहाड़ियाँ अवैध खनन का अनुरूप होती जा रही है। ऐसा तब है जब ये पहाड़ियाँ दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे अरावली की पहाड़ियाँ अवैध खनन की चपेट में, वैसे ही देश की अन्य पहाड़ियाँ भी। इसी के साथ अब नदियाँ भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन का शिकार, अवैध खनन में लिप्त तत्व माफिया बन गए। तो इसलिए कि आमतौर पर उन्हें नेताओं और नौकरशाहों का शासन मिलता है। इसलिए इसी संरक्षण का उनका दुस्साहस बढ़ता है। देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती ही रहती है कि खनन माफियाओं के गुर्गे ने पुलिसकर्मियों या फिर अन्य अधिकारियों को धमकाया था, उन पर हमला किया। मिट्टी गिट्टी रेत आदि का अवैध खनन इसलिए बेरोक-टोक होता रहता है क्योंकि एक तो खनन संबंधी नियम कानूनों के पालन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मिट्टी गिट्टी रेत आदि का अवैध खनन इसलिए बेरोक-टोक होता रहता है क्योंकि एक तो खनन संबंधी नियम कानूनों के पालन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं और दूसरे मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने की कोई सुविचारित नीति नहीं। एक ऐसे समय जब देश में हर तरह के निर्माण कार्य तेजी पर हैं, तब राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकारों को भी इसकी चिंता करनी होगी कि आखिर निर्माण कार्यों पर होने वाली सामग्री कहाँ से आएगी। इसमें संदेह है कि इस बारे में शायद ही कभी सोच विचार किया जाता है। चूँकि प्राय सब कुछ निर्माण कार्य में लगी कंपनियां तथा ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए वे मनमानी करते हैं। इस मनमानी पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी। या तो देखिए या तो इस अंतर को कम करने के जतन किए जाए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नए विकल्प खोजा जाए। निस्संदेह खनन पर पूरी तौर पर रोक लगाना संभव, लेकिन ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं कि वह ना तो पर्यावरण को एक खतरा बन पाए और ना ही माफिया तत्वों की मनमानी का माध्यम बन पाए। यहाँ पर आपको है देखिए राहत की खबर है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट फिर भारत खरीद सकेगा रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400। चूँकि भारत को रूस से रक्षा सामग्री खरीद की छूट देने वाले प्रस्ताव को सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों का भी समर्थन मिला। चूँकि भारत को रूस से रक्षा सामग्री खरीद की छूट देने वाले प्रस्ताव को सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों का भी समर्थन मिला। इससे अमेरिकी संसद की उच्च सदन यानी सीनेट से भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की प्रबल संभावना है। देखिए अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा की ओर से राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलना भारत के राहत की एक बड़ी खबर है। इस प्रस्ताव के पारित होने का अर्थ है भारत को काटसा कानून के तहत पाबंदी से छूट का रास्ता साफ होना। इस प्रस्ताव के पारित होने का अर्थ है भारत को काटसा कानून के तहत पाबंदी से छूट का रास्ता साफ होना। अमेरिका इस कानून के तहत उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ किसी तरह का लेन देन करते हैं। एक अरसे से भारत पर इस कानून की तलवार लटक रही थी। रह कर यह आशंका उभरती रहती थी कि अमेरिका इस कानून का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है क्योंकि वह रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 हासिल कर रहा है।
देखिए यह अच्छा हुआ कि अंततः अमेरिका ने यह समझा कि भारत के विरुद्ध कारसा का इस्तेमाल करके वो भारतीय हितों के खिलाफ ही काम करेगा। यदि अमेरिका रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के कारण भारत के विरुद्ध कोई कदम उठाता तो इससे न केवल दोनों देशों के संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता बल्कि चीन के दुस्साहस को भी बल मिलता, जो पिछले कुछ समय से अतिक्रमणकारी रवैया अपनाए हुए है। चूंकि भारत को रूस से रक्षा सामग्री खरीद की छूट देने वाले प्रस्ताव को सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों का भी समर्थन मिला, इसलिए अमेरिकी संसद उच्च सदन यानी सीनेट से भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की प्रबल संभावना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से भारत को विशेष छूट देने वाले प्रस्ताव को एक ऐसे समय मंजूरी मिली जब यूक्रेन संकट के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश यह दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि नई दिल्ली मास्को से दूरी बढ़ाए और उससे अपने आर्थिक व्यापारिक संबंधों पर विराम लगाए। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उल्लेख कर इससे लगातार इनकार कर रहा है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर रहा है कि वह यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं करता। चूंकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देते समय इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि चीन अपने आक्रामक रवैये के कारण भारत की सुरक्षा के खतरा बन गए। इससे बीजिंग को भी यह समझ में आए तो अच्छा है कि उसकी मनमानी चलने वाली नहीं है। वैसे भारत किसी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने यह समझा कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के रूस पर निर्भर है। वैसे भारत इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने यह समझा कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के रूस पर निर्भर है। उसे इसके लिए प्रयास तेज करने चाहिए कि वो अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के मामले में आत्मनिर्भर बने। और बढ़ा भारत का दुनिया मान हीरो। देखिए यहाँ पर सच तो यह है कि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी की सक्रियता और सजगता ने भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। इसके बाद भी सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता देने में अनावश्यक देरी हो रही है। सच तो यह है कि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी की सक्रियता और सजगता ने भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। इसके बाद भी सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता देने में अनावश्यक देरी हो रही है। अब क्वाड शरीके एक और वैश्विक संगठन I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के बढ़ते कद का परिचायक ही है। भारत की सदस्यता वाले इस समूह ने एक बार फिर यही रेखांकित किया कि विश्व के प्रमुख देश अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में नई दिल्ली का साथ लेना आवश्यक समझने लगे हैं। भले ही I2U2 की ओर से जारी घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के साथ आर्थिक सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन इस संगठन का एक उद्देश्य चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का सामना करना भी है। कुछ समय पहले जब भारत, इजराइल, अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता वाले इस संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, तब उसमें समुद्री सुरक्षा पर भी बात की गई थी और यह किसी से छिपा नहीं कि चीन समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इस पर हैरानी नहीं कि I2U2 को पश्चिमी एशिया क्वाड की संज्ञा दी जा रही है। विश्व मंच पर भारत की महत्ता किस तरह बढ़ती जा रही है, इसका एक और प्रमाण हाल में तब मिला था जब पिछले दिनों जर्मनी में आयोजित G7 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। यद्यपि भारत धनी देशों के इस विशिष्ट समूह का सदस्य नहीं, लेकिन उसे बीते कुछ वर्षों लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। यद्यपि भारत धनी देशों की इस विशिष्ट समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे बीते कुछ वर्षों से लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। अब इसका प्रमुख कारण यही कि दुनिया के सबसे अमीर और औद्योगिक देश भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखने के साथ यह भी समझ रहे हैं कि उसका साथ लिए बगैर उनका काम चलने वाला नहीं है। सच तो यह है कि विदेशी नीति के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता और सजगता ने भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। विडंबना यह है कि इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के जारी प्रयासों की निरर्थकता को लेकर अपनी यह कि इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता देरी हो रही है। अच्छा हुआ कि भारत ने एक बार फिर
को लेकर अपनी अप्रसन्नता भारत ने कटार कि बिना किसी किया गया विचित्र है कि प्रमुख देश यह तो मान रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक हो चुके हैं, लेकिन वे उन प्रयासों को गति देने के तैयार नहीं है जिनसे अपेक्षित सुधार की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके